हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई और गांव देहात की बहुत ही सच्ची और फेमस कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की गांव की ये सच्ची कहानी। आपने हमेशा भूत प्रेत के बारे में सुना होगा जो लोगों को परेशान करते हैं। कई बार तो वे इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसे भूत के बारे में सुना है जो स्वयं इंसानों की सुरक्षा करता है? आज की मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से बैरनपुर गांव की। ये गांव ज़्यादा विकसित नहीं था। ये गांव जंगल से लगा हुआ था और इस जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर वास करती थी एक आत्मा जिसे लोग गोसाई बाबा कहते हैं। गोसाई बाबा के बारे में पूरा गांव जानता था। कहते हैं कि ये आत्मा अंग्रेजों के ज़माने से है। इस गांव में कोई भी इंसान चोरी लूटपाट नहीं कर सकता और ना ही इस गांव में किसी के घर में दरवाजे लगे होते हैं। गांव वाले कहते हैं कि गोसाई बाबा स्वयं गांव की रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, ये बात पुराने ज़माने की है, जब उस समय बोरवेल नल वगैरह नहीं होते थे। तब गांव के लोग कुएं से पानी निकालकर खेतों में पहुंचाते थे। इस गांव में एक किसान था जिसका नाम धनीराम साहू था। उसका खेत उसी बरगद के पेड़ के पास था जिस पर गोसाई बाबा निवास करते थे। एक बार धनीराम रात को रहट तकनीक से खेतों में पानी डाल रहा। रहट तकनीक जिसमें बैलों की मदद से कुएं का पानी निकालकर खेतों में डाला जाता है। धनीराम खेतों में बैलों को चरखे से बांधकर खाट लगाकर लेट गया। इस तकनीक से 1 घंटे में पानी एक खेत में भर जाता है। लेकिन हैरानी की बात थी कि उस रात 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन खेत भरा नहीं था। धनीराम को हल्की नींद आने लगी थी कि तभी उसे पीछे से एक मर्दाना कड़क आवाज आई। धनीराम चले जाओ, आज खेतों में पानी नहीं भरेगा। धनीराम जिसकी आंखें बंद थी, उसने यह आवाज सुनकर कहा, अरे जाओ यहाँ से, मजाक मत करो। इतना कहकर धनीराम ने करवट बदल ली। तभी धनीराम को फिर से आवाज आई। चले जाओ, खेतों में पानी आज नहीं भरेगा। धनीराम को इस बार भी लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वो आवाज बार बार आने लगी। तब धनीराम खाट से उठा क्योंकि बहुत वक्त हो चुका था। इतने वक्त तक खेतों में पर्याप्त पानी पहुंच जाता है। धनीराम बैलों को चरखे से निकालकर दूसरी जगह पर बांध दिया और खुद भी घर चला गया। जब सुबह वो खेत में आया तो उसने देखा कि खेत पूरा सूखा पड़ा था। खेत में पानी की एक बूंद तक नहीं गई थी। तब धनीराम को उस आवाज के बारे में याद आया। धनीराम खेतों में पानी डालकर गांव के एक तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक को सारी घटना बताई। तांत्रिक मुस्कुराया और धनीराम को बताया कि कल रात उसके पीछे एक चुड़ैल पड़ी थी जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए उसने खेतों में पानी जाने का रास्ता रोक रखा था। लेकिन वो धनीराम के पास भी भटक नहीं पा रही थी क्योंकि उस चुड़ैल को गोसाई बाबा ने रोक रखा था। उस चुड़ैल ने धनीराम को नुकसान पहुंचाने के लिए यथासंभव प्रयास किया, लेकिन गोसाई बाबा के सामने टिक पाना असंभव था। धनीराम थोड़ा डर गया, लेकिन वो जानता था कि गोसाई बाबा सबकी रक्षा करते हैं। धनीराम वहां से चला गया और उसी बरगद के पेड़ पर जहां गोसाई बाबा रहते हैं नारियल चढ़ाया, दीपक जलाकर गोसाई बाबा को शुक्रिया अदा किया। यहाँ के लोग गोसाई बाबा को इतना मानते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग अनाज की खेती करते हैं, वे जब फसल कटाई करने के बाद अपने अनाज से एक सुपा अनाज गोसाई बाबा के नाम से निकालते हैं और उसे
गोसाई बाबा को भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है। फिर उस अनाज को बाजार में बेचकर मिठाई ली जाती है और पूरे गांव में बांटी जाती है। एक बार गांव का एक किसान विकास, जो बहुत कंजूस और स्वार्थी था, उसने अनाज एका एक भी दाना चढ़ाने से इनकार कर दिया कि ये सब अनाज उसकी मेहनत का है और वो किसी को एक तिनका तक नहीं देगा। गांव वालों ने विकास को बहुत समझाया, लेकिन विकास ने किसी की नहीं सुनी। उस दिन के बाद से विकास का बुरा वक्त शुरू हो गया। विकास ने जितना भी अनाज उगाया था वो सब जलकर राख हो गया और विकास कर्ज में डूब गया। विकास देखते ही देखते पूरा बर्बाद हो चुका था। गांव वाले कहने लगे कि ये सब गोसाई बाबा ने किया है। गोसाई बाबा के किस्से बहुत मशहूर थे। तभी एक दिन बैरनपुर में एक लड़का आया। उस लड़के का नाम आदित्य था। आदित्य अपनी नानी के घर सालों बाद आया हुआ था। आदित्य शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। उसने हाल ही में इंजीनियरिंग की थी, लेकिन न जाने क्यों आदित्य थोड़ा शांत रहता था। बचपन में आदित्य बड़ा शरारती हुआ करता था। घर वालों ने समझा कि शायद आदित्य बड़ा हो गया है, इसीलिए वो शांत रहता है, लेकिन उसकी शांति और अकेलेपन की वजह कोई और थी। रात का वक्त था। आदित्य कमरे में अपने मामा के लड़कों के साथ सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही आदित्य गहरी नींद में सोया कि अचानक आदित्य जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर सुधीर, जो उसके मामा का लड़का था, वो नींद से जागा और आदित्य को देखा, जो सपने में रो रहा था, चीख रहा था। ये देख सुधीर ने आदित्य को जगाया। थोड़ी देर बाद आदित्य सपने से जागा। सुधीर ने उसकी ऐसी हालत देखकर समझा कि वो सपने में था, लेकिन वो वैसा सोच न सका क्योंकि आदित्य के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। यहाँ तक कि उसके गले के नीचे भी निशान थे। सुधीर ये देख बहुत अचंभित हुआ और आदित्य से इस बारे में पूछा। पहले तो आदित्य नजरें चुराते हुए बात को टाल रहा था, लेकिन सुधीर के बार बार पूछने पर आदित्य टूट पड़ा और बताया कि उसके सपने में रोज रात को एक लड़की आती है और वो आदित्य को बहुत परेशान करती है। वो उसे मारती है, उसका गला दबाती है और आदित्य के आसपास किसी को भी, स्पेशली स्त्री को, भटकने नहीं देती। सुधीर ये सुन बहुत हैरान हुआ। सुधीर ने पूछा कि वो इसका कोई इलाज क्यों नहीं करवाता। आदित्य ने कहा कि वो लड़की उसे किसी के पास जाने नहीं देती। आदित्य रात रात भर सो नहीं पाता क्योंकि वो लड़की उसे रोज परेशान करती है, जिसकी वजह से आदित्य का चेहरा काला और थका हुआ रहता था। सुधीर उसकी बात सुनकर कुछ कह न सका। आदित्य ने सुधीर को सुला दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुधीर उसकी वजह से परेशान हो। उस रात सुधीर सो गया, लेकिन आदित्य की नींद उड़ी हुई थी। अगले दिन आदित्य का घर में मन नहीं लगा तो वो गांव में घूमने चला गया। वो घूमते हुए जंगल की ओर चला गया, लेकिन आदित्य जैसे ही उस जंगल में कदम रखता है, अचानक उसका शरीर हल्का महसूस करने लगा। आदित्य वहां एक सुकून महसूस कर रहा था। कुछ देर टहलकर आदित्य वापस घर चला गया। रात को आदित्य सोने के लिए बेड पर लेटा था कि वो लड़की उसे फिर दिखी। आदित्य ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। सुधीर उसी कमरे में था, इसीलिए उसने आदित्य को सुलाने के लिए आदित्य को शराब पिला दी। आदित्य भी मूड हल्का करने के लिए शराब पी लिया और पीकर सो गया। सुधीर भी उसके बगल में सो गया, लेकिन जैसे ही दोनों की नींद हुई, आदित्य को फिर से मार पड़ने लगी और इस बार आदित्य के साथ साथ सुधीर को भी मार पड़ने लगी। सुधीर और आदित्य दोनों चीखते हुए बिस्तर से उठे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और डर से कांपने लगे। सुधीर ने बताया कि उसे एक लड़की ने सपने में थप्पड़ मारा। आदित्य को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसी लड़की ने किया है। आदित्य अब परेशान हो गया था। सुधीर ने पूछा कि ये सब क्या है, वो लड़की कौन है, जिस पर आदित्य मायूस होकर बताता है कि ये तो उसे भी नहीं पता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन ये सब उसके साथ 2 महीनों से हो रहा है, जब से उसका कॉलेज जाना बंद हुआ है। वो लड़की रोज रात सपने में आती है, मुझे परेशान करती है और मारपीट करती है। जिसे सुन सुधीर थोड़ा डर गया। उसने कहा कि ये बहुत बड़ी डरावनी घटना है, इसके लिए तुम्हें किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए। सुधीर ने उसे कहा कि वो गांव के एक तांत्रिक के पास उसे ले जाएगा। अगले दिन सुधीर आदित्य को तांत्रिक के पास ले गया।
जहाँ तांत्रिक ने आदित्य को देखा और देखते ही हंसकर कहा, आओ आओ, जिनजादी ने रात को बहुत परेशान किया होगा। तांत्रिक की बात सुनकर आदित्य और सुधीर हैरान हुए। आदित्य ने सुधीर को देखा। सुधीर ने धीरे से कहा, यह बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक है। तब तांत्रिक ने उसे बताया कि आदित्य की गर्लफ्रेंड थी मुस्कान। आदित्य ने किसी कारण से मुस्कान से अपने संबंध तोड़ दिए थे, जिस पर मुस्कान ने आदित्य को परेशान करने और आदित्य की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए उस पर काला जादू कर जिनजादी को उसके पीछे छोड़ दिया। सपने में जो लड़की आदित्य को थप्पड़ मारती है वो एक जिनजादी है। ये सुनकर आदित्य और सुधीर के रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने आदित्य से पूछा कि क्या उसने जिनजादी से पीछा छुड़ाने के लिए कोई क्रिया की है, जिस पर आदित्य ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तांत्रिक आदित्य को अच्छे से याद करने को कहता है। तब आदित्य कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये जरूर हुआ कि कल जब वो जंगल की ओर घूमने गया था तब उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ये सुन तांत्रिक मुस्कुराया और कहा, गोसाई बाबा ने तुम्हारी रक्षा की है। जब तुम जंगल के अंदर गए थे तब वो जिनजादी तुमसे अलग हो गई थी, क्योंकि गोसाई बाबा के इलाके में उनकी मर्जी के बिना कोई आ जा नहीं सकता। आदित्य और सुधीर ने एक दूसरे को देखा और इस जिनजादी से पीछा छुड़ाने का इलाज पूछा। तब उस तांत्रिक ने कहा कि जितने दिन के लिए तुम यहाँ आए हो उतने दिन के लिए रात गोसाई बाबा के जंगल में बिताओ और गोसाई बाबा से स्वयं अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करो। आदित्य और सुधीर तांत्रिक के पास से चले गए और आदित्य ने तांत्रिक के कहे अनुसार गोसाई बाबा के पेड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद की रक्षा करने को कहा और हर रात उसी जंगल में खाट लगाकर सोने लगा, क्योंकि उस जंगल में किसी भी भूत प्रेत का आना लगभग नामुमकिन था और अगर गलती से आ भी जाए तो गोसाई बाबा उसे छोड़ते नहीं थे। आदित्य एक रात जंगल में सो रहा था। उसके साथ सुधीर भी सो रहा था। आदित्य के पास एक परछाई छूने के लिए आई, लेकिन वो उसे छू नहीं सकी। आदित्य नींद में अपनी आंखें हल्की सी खोली, तब उसे अंधेरे में रात में एक लालटेन लेकर जाता आदमी दिखा। आदित्य ने पूछा, कौन है? तब एक भारी आवाज आई, सो जाओ बाबू, हम हैं। आदित्य नींद में था इसलिए सो गया। सुबह जब आदित्य की नींद खुली और उसकी नजर थोड़ी दूर पर गोसाई बाबा के पेड़ पर पड़ी, उस पेड़ के सामने वही लालटेन थी जो कल रात आदित्य ने देखी थी। आदित्य ने सारी बात सुधीर को बताई। सुधीर आदित्य को फिर से तांत्रिक के पास ले गया। तब तांत्रिक ने बताया कि कल रात जिनजादी अपनी पूरी ताकत लगाकर आदित्य को लेने आई थी, लेकिन गोसाई बाबा ने जिनजादी को आदित्य के पास भी भटकने नहीं दिया। गोसाई बाबा ने जिनजादी को यहाँ से भगा दिया। तांत्रिक ने आगे बताया कि अब वो मुस्कान से दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जिनजादी उसकी जिंदगी से भी जा चुकी है और साथ ही गोसाई बाबा को धन्यवाद के रूप में चढ़ावा चढ़ाने को कहा। आदित्य ने हाँ बोला और वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में सवाल उठता था कि ये गोसाई बाबा कौन है, जिसके लिए आदित्य अपने नाना के पास गया। आदित्य के नाना सेवाराम ने बताया कि गोसाई बाबा अंग्रेजों के जमाने से हैं। कहते हैं बैरनपुर में गोसाई नाथ नाम का एक किसान था जो खेती किसानी करके अपना जीवन व्यतीत किया करता था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का राज था। गांव के किसानों को अपना उगाया 75% अनाज अंग्रेजों को कर के रूप में देना पड़ता था। गोसाई नाथ भी अपना उगाया अनाज अंग्रेजों को कर के रूप में देता था, लेकिन एक बार गोसाई नाथ के माँ बाप बीमार पड़ गए, जिनके इलाज के लिए गोसाई नाथ के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए गोसाई नाथ अपना उगाया अनाज अंग्रेजों को देने से मना कर देते हैं, जिस पर जनरल अंग्रेज ने गोसाई बाबा के खेतों में और उसके अनाज में आग लगा दी, जिससे गोसाई नाथ पूरी तरह बर्बाद हो गए, क्योंकि वो पहले से ही कर्ज में थे। गोसाई नाथ ने जनरल से मदद मांगी तो जनरल ने गोसाई नाथ को बहुत बेइज्जत किया। गोसाई नाथ की माँ की भी बीमारी की वजह से मौत हो गई। गोसाई नाथ ने हिम्मत नहीं हारी, उसने फिर से खेती करनी शुरू कर दी। ये बात जनरल को पता चली तो जनरल ने गोसाई नाथ के खेत में फिर से आग लगाने की कोशिश की। गोसाई नाथ अपने खेतों की रखवाली खुद कर रहा था, इसीलिए जब उन आदमियों ने खेत में आग लगाने लगे,
उन्हें गोसाईनाथ ने देख लिया और उन्हें रोका, तो तब उन आदमियों ने गोसाई बाबा को मार पीट कर आग के हवाले कर दिया। गोसाई बाबा की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और साथ में खेत में भी आग लगा दी। सभी आदमी जो बैरनपुर और आसपास के गांव से थे, वे गोसाईनाथ के जलने के बाद जहां बरगद का पेड़ है उस जगह पर गड्ढा खोदकर गोसाई बाबा को दफन कर दिया और वहां से चले गए। उसके अगले दिन से बैरनपुर में उन लोगों की लाश मिलने लगी जिन्होंने गोसाईनाथ को मारा था। यहाँ तक कि जनरल की भी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। जब गोसाईनाथ के सभी कातिल मर गए और गांव में शांति छा गई, तब से बैरनपुर में कोई चोरी नहीं होती। न यहाँ गोसाई बाबा की मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर मार सकता है। इसीलिए लोग अपना खेत गोसाई बाबा के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। आदित्य ने पूछा कि अगर यहाँ किसी ने चोरी कर दी तो? तब आदित्य के नाना मुस्कुराए और कहा कि कुछ साल पहले खेत में फसल कटाई की मशीन को छोड़कर चले गए थे। अगले दिन फसल कटाई मशीन के बहुत सारे पुर्जे गायब थे। हम सब हैरान थे, लेकिन उसके दूसरे दिन सारे पुर्जे उसी जगह पर मिले जहां फसल कटाई मशीन खड़ी थी, वो भी बिल्कुल सही सलामत। और जिन लोगों ने चोरी की थी वे सभी घायल मिले थे और कुछ दिनों बाद वे सभी चोर किसी बड़ी बीमारी में मारे गए और उनके परिवार वालों की भी मौत किसी न किसी कारण से हो गई। इसीलिए यहाँ कोई चोरी नहीं होती और गलती से हो भी गई तो चोरी किया हुआ सामान वापस मिल जाता है और चोरों को उनका परिणाम भुगतना पड़ता है। आदित्य तो अपने नाना की बात सुनकर सो गया। कुछ दिन बीते, आदित्य अपने घर वापस चला गया तो वहीं एक दिन बैरनपुर का एक आदमी दूसरे शहर जा रहा था। उसका नाम महेंद्र था। वो अपनी साइकिल से जा रहा था। तभी रास्ते में उसने मौली धागे से बनी चीज को साइकिल से रौंद दिया। बस उसी दिन से महेंद्र की तबीयत अपने आप बिगड़ने लगी। उल्टी खांसी ने महेंद्र को जकड़ लिया। महेंद्र की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। महेंद्र डॉक्टर से अपना इलाज कराता, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। महेंद्र बहुत परेशान हो गया था। उसकी बीवी महेंद्र की खूब सेवा करती थी, लेकिन महेंद्र की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती थी। न दवाइयों का असर होता था, न दुआओं का। उल्टी खांसी की वजह से महेंद्र के शरीर में खून और पानी की कमी हो गई थी। महेंद्र अपनी तबीयत की वजह से तंग आ गया था और घर में रह रहकर उसका दिमाग भी खराब हो रहा था। इसलिए एक दिन वो आदित्य के नाना से मिलने जंगल की ओर चला गया। महेंद्र खांस रहा था, लेकिन जैसे ही जंगल में उसने अपने कदम रखे, उसकी खांसी बंद हो गई और महेंद्र को उल्टी भी नहीं आ रही थी। उसे कितने दिनों बाद अच्छा महसूस हो रहा था। महेंद्र आदित्य के नाना से मिला और उससे बहुत देर तक बात की। महेंद्र को जंगल में ही अच्छा लग रहा था। फिर महेंद्र घर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, उसकी उल्टी खांसी फिर से शुरू हो गई। महेंद्र को अब थोड़ा कुछ गड़बड़ लगा। महेंद्र भी बैरनपुर का था, इसलिए उसे गोसाई बाबा के बारे में पता था। इसीलिए महेंद्र अगले दिन तांत्रिक के पास गया और अपनी परेशानी तांत्रिक को बताई। तांत्रिक बोला कि तुम्हारे पीछे एक प्रेत आत्मा पड़ी है। तुमने गलती से मौली धागे में बंधी उस आत्मा को रौंद दिया था। उसी दिन से वो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। वो प्रेत आत्मा तुम्हारी जान लेना चाहती है। तब महेंद्र ने पूछा कि उसकी तबीयत जंगल में जाने से ठीक हो गई थी। तब तांत्रिक मुस्कुराया और महेंद्र को बताया कि गोसाई बाबा के जंगल में उसकी मर्जी के बिना कोई घुस नहीं सकता। वो प्रेत आत्मा भी गोसाई बाबा के जंगल में नहीं घुस सकी। तांत्रिक ने महेंद्र का इलाज करने के लिए महेंद्र को एक कुमकुम से बने चक्र पर बिठाया और उसके सामने एक तांबे का कलश रख दिया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, जिससे वो प्रेत आत्मा महेंद्र के कंधे पर गई और महेंद्र को अपने कंधे पर भार महसूस हुआ। तांत्रिक ने मंत्र फूके, जिससे वो आत्मा उस तांबे के कलश में समा गई। तांत्रिक ने तुरंत उस कलश को लाल कपड़े और मौली धागे से बांधा और महेंद्र को वहां से जाने के लिए बोल दिया। गोसाई बाबा ने हमेशा बैरनपुर के लोगों की रक्षा की है, लेकिन एक बार खतरा खुद गोसाई बाबा पर आ गया था। कुछ पेड़ तस्करों की नज़र उस जंगल पर पड़ गई थी। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे।
उन तस्करों ने गांव वालों को पैसे का लालच देकर पेड़ काटने की बात कही, लेकिन गांव वालों ने इस बात से इनकार कर दिया। तस्करों ने गांव वालों को बहुत लालच दिया और बैरनपुर गांव पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी बात नहीं सुनी उनकी। तब तस्करों ने गांव वालों को सबक सिखाने के लिए रात को पेड़ काटने जंगल में चले गए। वे मजदूर थे जो पेड़ काटने आए थे। उन लोगों ने जैसे ही आरा लेकर पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़े कि तभी उन मजदूरों में से किसी को एक जोर का थप्पड़ पड़ा। वो मजदूर चीखा। तब दूसरे मजदूर ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन तभी उसे भी जोर से थप्पड़ पड़ा। वहां पर लगभग 10 मजदूर थे। वे सभी आसपास देखने लगे। हवा एकदम ठंडी हो गई और सभी को जोर जोर से मार पड़ने लगी। कौन मार रहा था ये किसी को नहीं दिख रहा था। वे सभी चीखने लगे दर्द से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उन सभी मजदूरों को अच्छी खासी मार पड़ी, जिसे वे सभी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अगले दिन जब गांव के लोगों ने बरगद पेड़ के सामने आरा, मशीन और बाकी सामान देखा, तो गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि रात को क्या हुआ होगा। इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन करवाई, लेकिन पुलिस वालों ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और गांव वालों को पुलिस स्टेशन से भगा दिया। उस दिन गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन वे इतनी बड़ी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहते थे। ये जंगल गांव वालों की धरोहर थी। भले ही ये गांव विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खुश थे। इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते थे जो उनका घर था। उस दिन के बाद से गांव वाले रात को पहरेदारी करने लगे, जंगल की सुरक्षा के लिए। लेकिन तस्करों की नीयत उस जंगल पर इतनी गड़ चुकी थी कि वे इन जंगलों को काटे बिना रह नहीं पा रहे थे। रात को उस जंगल में सिर्फ एक ही आदमी पहरेदार कर रहा था। तभी जंगल में फिर से हलचल हुई। वो तस्कर थे। उनके हाथ में मिट्टी के तेल का गैलन था, जिससे वे उस जंगल को जलाने आए थे। जो पहरेदारी कर रहा था वो रात को सो गया था। उन तस्करों ने पेड़ों पर मिट्टी का तेल डालना शुरू किया था। तभी फिर से जोर की हवा चली और तस्करों के हाथों में जो धागे बंधे थे, जिन्हें किसी तांत्रिक ने उनकी सुरक्षा के लिए दिया था, वे टूटकर नीचे गिर गए और फिर से उन सभी तस्करों को मारने पीटने लगे, जिससे तस्करों की चीख जंगल में गूंजी। वो पहरेदार जो नींद में सो गया था, उसकी आंखें तस्करों के चीख से खुली। जब पहरेदार ने सामने का नजारा देखा, तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने उन मजदूरों को एक इंसानी आकृति मार रही थी। वो सिर्फ धुएं से बनी इंसानी आकृति थी, जो उन तस्करों को हवा में उठा उठा कर पीट रही थी। पहरेदार ने ध्यान से देखा तो उसकी आकृति कुछ ऐसी थी। धोती कुर्ता पहने, हाथ में कड़ा। पहरेदार को समझते देर नहीं लगी कि ये गोसाई बाबा थे। वो पेड़ों से छुपकर सब देख रहा था। गोसाई बाबा ने मार मार कर उन सबको अधमरा कर दिया था, इसलिए वो तस्कर चलने की हालत में नहीं थे। जब वे तस्कर जमीन पर अधमरे होकर लेट गए, तब गोसाई बाबा अपनी शॉल ओढ़े उन सबको एक नजर देखकर और पहरेदार की तरफ देखकर उस बरगद के पेड़ में समा गए। पहरेदार की सांसें अटकी हुई थी। वो जल्दी से गांव दौड़ते हुए गया और एक एक घर का दरवाजा खटखटाकर गांव वालों को बताया। गांव वाले मशाल और टॉर्च लेकर जंगल की ओर चले गए, जहां सभी लोगों ने तस्करों को देखा और उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। इस बार गांव वालों के दबाव पर पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी और उन तस्करों को जेल के अंदर डाल दिया। गांव वाले वहां से वापस अपने घर की ओर लौटे। किसानों की नज़र में गोसाई बाबा की इज्जत और अहमियत और भी बढ़ गई। उस दिन के बाद से जंगल में अब कोई पहरेदारी करने नहीं जाता था, क्योंकि गोसाई बाबा के रहते कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। गोसाई बाबा ने हमेशा वहाँ के लोगों और जीव जंतुओं की रक्षा की है। गोसाई बाबा यहाँ अक्सर लालटेन लेकर घूमते हैं। गांव के कई लोगों ने रात को उस बरगद के पेड़ के पास जलती हुई लालटेन देखी है, जबकि रात में जंगल में कोई नहीं जाता था। बैरनपुर में एक लड़की थी जिसका नाम रोशनी था। रोशनी अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका प्रेमी रोशनी को धोखा देकर किसी और से शादी कर रहा था, जिससे रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगा। रोशनी यह दुख सह नहीं पाई और वो अपना दुख संभालते हुए ऐसे ही जंगल की तरफ चली गई, जहाँ कुछ देर रोने के बाद रोशनी ने अपने गले में दुपट्टा लिया और पेड़ पर बांध दिया, और फिर रोशनी ने उसे गले में लटकाकर फांसी पर झूल गई।
रोशनी की आंखें बंद हुई और कुछ वक्त बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जिसने सर पर कपड़ा बांधा था, उसने रोशनी को अपनी गोद में लिया था। रोशनी जल्दी से उस आदमी की गोद से उतरी। उस आदमी ने पूछा, ये क्यों कर रही हो? तब रोशनी रोते हुए उस आदमी को सब बताती है। तब वो बुजुर्ग आदमी रोशनी को समझा बुझाकर घर जाने को कहता है और जाने से पहले रोशनी के सर पर हाथ फेरता है। क्योंकि रात का वक्त था इसलिए रोशनी उस आदमी का चेहरा ढंग से देख नहीं पाई थी। अगले दिन रोशनी घर पर थी तब उसका प्रेमी आकाश दौड़ते हुए आया और रोशनी से उसे शादी करने को कहा। रोशनी हैरान हो गई और उसने गौर से आकाश को देखा जिसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। रोशनी ने इसकी वजह पूछी। तब आकाश ने बताया कि उसके सपने में गुसाई बाबा आए हुए थे। उन्होंने उसे बहुत मारा और रोशनी से शादी करने को कहा। रोशनी ये सुनकर बहुत हैरान हुई और तब उसे समझ आया कि कल रात जिस आदमी ने उसे बचाया था वो गुसाई बाबा थे। रोशनी ने आकाश से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसे अब आकाश पर भरोसा नहीं था। तब आकाश ने उसे बताया कि वो रोशनी से ही प्यार करता था, लेकिन वो अपने बाप के दबाव में किसी और से शादी कर रहा था। कुछ दिनों बाद रोशनी और आकाश की शादी हो गई। शादी से पहले रोशनी गुसाई बाबा के दर्शन करने आई थी। रोशनी ने गुसाई बाबा को भेंट चढ़ाई और दर्शन लेकर चली गई। गुसाई बाबा के किस्से आज भी उस गांव में बरकरार है। आज भी लोग गुसाई बाबा की आहट सुनते हैं और आज भी उस गांव के लोग गुसाई बाबा की पूजा उतनी ही श्रद्धा और भाव से करते हैं। तो ये थी गुसाई बाबा की एक सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।